भारत के भूगोल की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और हमने एक श्रृंखला जो प्रादेशिक असमानता या संतुलन के दृष्टिकोण से शुरू की थी और जिसमें नियोजन जैसे विषयों को उसमें समावेशित किया, उसी से जुड़ा हुआ विषय है आज का भूमि सुधार। और भूमि सुधार भारत के दृष्टिकोण से इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि यहाँ पर अभी भी वर्तमान में 60% से अधिक जो जनसंख्या वो कृषिगत कार्यों से संलग्न है। और कृषि के क्षेत्र में जो भी सुधार किए जाएंगे, चाहे वो कृषकों के संदर्भ में हो, जोत के आकार के संदर्भ में हो, या हम भूमि के जो समेकन की बात करते हैं, जो हदबंदी चकबंदी की बातें जो स्वतंत्रता की बात की गई, वो विषय आज भी बने हुए हैं। और इसी दृष्टिकोण से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कृषि सुधार बिल लाए भी गए, उसके अंदर भी इन भूमि सुधार से जुड़े हुए विषयों को रखा गया है। तो उन सब चीज़ों का अध्ययन जब हम करते हैं तो सबसे पहले जो जरूरी होता है कि वास्तव में लैंड रिफॉर्म होता क्या है, लैंड सुधार की जरूरत कहाँ पड़ती है। तो जो लैंड होल्डिंग्स होती हैं उसका एक वैज्ञानिक तार्किक जो वितरण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब हमने औपनिवेशिक समय की बात करें तो वहाँ पर एक इतना असमान वितरण देखने को मिलता था। कुछ कृषकों के पास अत्यधिक भूमि का संकेंद्रण था, जबकि कुछ जो छोटे किसान होते थे उनके पास जो भूमि थी उसका बहुत कम क्षेत्रफल उनके पास उपलब्ध था। वहीं कुछ इस तरह के कृषक थे जिनके पास जो भूमि की उपलब्धता थी वो बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस तरह से असमान वितरण की जो स्थितियां देखने को मिली, या तात्कालिक समय के अंदर इस तरह का जो असंतुलन था उसको दूर करने के लिए भारत के अंदर जो भूमि सुधार की जो आवश्यकता महसूस की गई। अगर हम इसको परिभाषित स्तर पे हम बात करते हैं तो वहाँ जो भू सुधार से तात्पर्य भूस्वामित्व की उचित न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करना, या जो लैंड होल्डिंग होता है इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करना जिससे कि उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके, लोगों के मध्य के अंदर उनका वैज्ञानिक वितरण किया जा सके। अगर इनके उद्देश्यों की हम बात करें तो उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना, सामाजिक सोशल जो न्याय की बात थी, जो एक भूमि का एक वर्ग विशेषता संकेंद्रण था, उस संकेंद्रण की प्रक्रिया को विकेंद्रण की तरफ ले जाना और विभिन्न कृषकों के जिनके पास लैंड होल्डिंग नहीं थी उनको उस लैंड के ऊपर अधिकार दिलाना जैसे विषय जुड़े हुए थे। सीमित जो भू संसाधन थे उसको एक युक्ति युक्त उपयोग करना, जैसे श्रम तथा पूंजी का अधिकतम लाभ उठाया जा सके, जोत की सीमा निर्धारित करके अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन किसानों को, सीमांत किसानों को बांटना ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सकें और उनकी उपज बढ़ाने के लिए वो, जब उसके व्यक्ति के पास अगर भूमि का अधिकार होता है तो उसके ऊपर वो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करता है, साथ ही वो श्रम भी और उसके अंदर जो पूंजी है उसका ज़्यादा निवेश करता है। उसका परिणाम ये होता है कि जो भूमि की उत्पादकता है उसके ऊपर एक सकारात्मक जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। भूमि सुधार के अंतर्गत रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना, आर्थिक क्रियाओं में कृषि की भागीदारी को बढ़ाना, भूमि एवं प्रभावी कुशलता उपयोग को सुनिश्चित करना जैसे उद्देश्य भी इन भूमि सुधार से जुड़े हुए थे। जब हम कृषि उत्पादकता की बात करते तो दो ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर हमने सुधार के प्रयास किए। एक संस्थागत स्तर पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो रिफॉर्म्स किए जाने थे, और एक टेक्निकल लेवल पे सुधार किए जाने थे। इन दोनों विषयों का हम इस भूमि सुधार जो विषय को आज हमने लिया है उसके ऊपर हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जब हम संस्थागत सुधार की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें जो औपनिवेशिक समय के अंदर, ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर, या ये कहूँ कि मुगल काल के अंदर भी वो स्थितियाँ देखने को मिलती थी। तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना, एक कृषक और सरकार के मध्य जो एक मध्यस्थों की स्थिति थी उसको समाप्त करना, भूस्वामित्व को कृषकों का स्थानांतरण, क्योंकि औपनिवेशिक समय के अंदर जो जमींदारी प्रथा थी या जो रैयतवाड़ी समस्या थी या माहौलवादी वाली जो व्यवस्थाएं थी उसके अंदर कहीं न कहीं जो कृषक थे उनको अपनी भूमि के ऊपर स्वामित्व की जो स्थितियां थी वो स्पष्ट नहीं थी, जिसके कारण वो उतना उत्पादन प्रक्रियाओं में, या ये कहें जो कृषक था उनका जो शोषण था वो निरंतर बना हुआ था। कृषकों के खेतों की जो आकार है उसके दृष्टिकोण से चकबंदी व हदबंदी की बात की गई। चकबंदी में जहाँ जो विभिन्न बिखरे हुए जो खेत होते हैं उनको एक जगह वो करके उसके आकार में वृद्धि कर उत्पादन की प्रक्रिया को बढ़ाना, या जिनके पास जमीनों का अत्यधिक केंद्रीकरण था उसका जो जिनके पास भूमि के कृषक थे उनके ऊपर स्थानांतरित करना जैसे विषय जुड़े हुए थे। सहकारी या सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना,
जो ये कोऑपरेटिव और कम्युनिटी बेस्ड जो एग्रीकल्चर होती है उससे ये फ़ायदा होता है कि भारत के अंदर जो जोत का आकार जो छोटा होता है और छोटे जोत के आकार वाली जगह के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उस या हम ये कहें कि वहाँ पे कृषि के अंदर जो विनिवेश निवेश की जो बात है वो सीमित हो जाती है। अभी वर्तमान के अंदर भी जो कृषि बिल है उसमें कॉरपोरेट फार्मिंग की बात की गई है। कहीं न कहीं वो कृषक और जो औद्योगिक इकाइयों के मध्य इस तरह का सहयोग या बॉन्डिंग करने की बात है जिससे कि न केवल कृषकों की आय में वृद्धि हो, उनका जो रिस्क है उसको डिसेंट्रलाइज करने जैसे विषय जुड़े हुए हैं। खेतों का उप विभाजन विखंडन को रोकना कि खेतों का जो अत्यधिक भारत के अंदर जो पारिवारिक जो स्तर हम देखें तो बड़ा परिवार होने के कारण विभिन्न जब बंटवारा होता है तो उसके कारण जो खेतों का आकार अत्यधिक छोटा हो जाता है और उसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो कृषि की जो तकनीकी को अपनाने में व कृषि की उत्पादकता जैसे विषयों के अंदर हमें देखने को मिलता है। लगान में कमी करना, भूधारण अधिकारों की सुरक्षा करना, जो लैंड होल्डिंग है उसको एक सिक्योरिटी प्रदान करना जिससे कि जो कमजोर और सीमांत जो कृषक हैं उनके जो भू स्वामित्व के जो अधिकार है उसको सुरक्षित रखना जैसे विषय इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर शामिल किए जाते हैं। जब हम टेक्निकल उसकी बात करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स के अंदर टेक्निकल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उसमें कृषि का मॉडर्नाइजेशन की बात करें, उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं तो जहां उन्नत बीज और मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो हमारे 1965 के अंदर जब हरित क्रांति को हम लेके आए तो उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ऐसी कृषि उपज को अपनाना जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सके और हमको एक जो खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भरता की स्थिति ला सके। उन्नत किस्म के फर्टिलाइजर्स को, कीटनाशक को लाना, बेहतर एवं आधुनिक सिंचाई व्यवस्था जिसमें हम उन रेनफेड एरियाज के अंदर ऐसी टेक्निक्स जिसमें कम पानी के अंदर फसलों का उत्पादन किया जा सके, चाहे उसके लिए ड्रॉप इरिगेशन की बात करें या स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करें जैसे टेक्निक्स के ऊपर, बेहतर और आधुनिक सिंचाई व्यवस्था की बात, उन्नत उपकरणों द्वारा तकनीकों का प्रयोग, अच्छी भंडारण व्यवस्था की बात यहाँ की गई है, अच्छी विपणन मार्केटिंग की बात की गई है, स्टोरेज और मार्केटिंग की जो बात है वर्तमान के अंदर 2020 में लाए गए कृषि जो बिल हैं उसके अंदर भी इन चीज़ों की बात की गई है। अब यहाँ कुछ औपनिवेशिक समय के अंदर कुछ इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिली। बिचौलियों की स्थितियाँ थी जिसके अंदर कृषकों को भूमि का अधिकार नहीं था। उनको उन ऐतिहासिक पहलुओं का हम यहाँ अध्ययन करना जरूरी समझते हैं क्योंकि ये विषय जो है जब तक हमारे वर्तमान जो भूमि की जो स्थितियां हैं या हम ये कहें जोत का जो आकार है उसके ऊपर उन ऐतिहासिक पहलुओं का क्या प्रभाव पड़ा, इसलिए इन बिचौलियों के उन्मूलन के दृष्टिकोण से उन व्यवस्थाओं का अध्ययन करना जरूरी है जो ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर भारत के अंदर अपनाई गई या ब्रिटिशर्स के द्वारा जो फार्मर्स थे उनका डेवलपमेंट का उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य केवल और केवल एकमात्र ये था किस तरह से वहां से अत्यधिक या अधिकतम आय की प्राप्त की जा सके, कृषि उपजों से किस तरह से कर लगाकर अपने हितों की पूर्ति की जा सके। तो सबसे पहले जो बात करें हम जमींदारी प्रथा कह लें या मालगुजारी व्यवस्था कह लें या इस्तमरारी व्यवस्था कह लें, इस व्यवस्था को सबसे पहले भारत के अंदर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे 1793 में बंगाल में इन्होंने शुरू किया और इसके अंदर एक 93 में ही इसमें एक प्रोविज़न था कि सरकार को जमींदार की संपत्ति जब्त करने का अधिकार भी था। इसके अंदर जो किया गया इसी कानून को या इसी विनियम को 14 को 1794 में सूर्यास्त का नियम भी कहते थे क्योंकि सूर्यास्त का मतलब ये होता है कि जमींदार जो होता था वो भूमि के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करता था, कृषकों का शोषण करता था। जब बिचौलियों उनको हम बिचौलियों की संज्ञा दे सकते हैं तो इन जमींदारों का भी जो वर्चस्व स्थायी नहीं था या ये कहें कि भूमि का पर उनका जो अधिकार था वो सुनिश्चित नहीं था। अगर वो अपनी लगान को समय पे नहीं दे पाते थे या निश्चित मात्रा में उपलब्ध नहीं करवा पाते थे तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी वो उनसे पूरी जो जमीन थी वो जब्त कर लेती थी। इसलिए इसको सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता था। इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि जमींदारों का जो वर्चस्व इतना बढ़ गया था और ये माना जाता था कि जमींदारों के जो अधिकार हैं वो इतने सुनिश्चित हैं कि उसको कोई कम नहीं कर सकता। तो इस तरह का जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियम बनाया जाना एक तरह से उनके अधिकार को समाप्त करने जैसा था। इसीलिए 1794 में इस तरह के जो नियम लाया गया उसको सूर्यास्त का नियम भी कहा गया या सूर्यास्त का नियम लागू किया गया। इसके अंदर होता क्या था कि इसके अंदर जमीन एक व्यक्ति
या अधिकतम कुछ चुने व्यक्तियों की होती थी जिनको हम जमींदार के नाम से जानते थे, और सरकार क्या करती थी कि उनको राजस्व देने के लिए उत्तरदायी बना देती थी। अब ये जो जमींदार जो होते थे, ये जो कृषक जो वर्ग था उनका शोषण भी करते थे। जमींदारों को भू राजस्व करने के लिए कमीशन दिया जाता था। ये सदा ये काम वो बड़े इंटरेस्ट से करते थे। उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से एक विशेष अधिकार मिला हुआ था, और लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार का तथा शेष जो भाग होता था वो जमींदारों का होता था, 1/11 भाग। अब यहाँ एक देखने वाली विषय ये है, ये ब्रिटिश के द्वारा ये किया गया कि 1/11 या 10/11 ब्रिटिशर्स लेते थे, ये सरकार लेती थी, 1/11 जमींदारों को। लेकिन जो जमींदार जो था वो कृषकों के ऊपर इस 1/11 की सीमा को निश्चित नहीं मानते थे। वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अत्यधिक जो वसूली कृषकों से करते थे। उनको क्योंकि जमींदारों को यह मालिक बनाया गया था, इसलिए उनका इंटरेस्ट था, क्योंकि उनको वहाँ से अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती थी। जमींदार भी 2 प्रकार के होते थे, एक तो अस्थायी और एक स्थायी। स्थायी जमींदार निश्चित भू राजस्व देता था। ये व्यवस्था जो थी, स्थायी जमींदारी जो व्यवस्था थी, भारत के अंदर ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर बंगाल, उत्तरी मद्रास तथा बनारस में प्रचलित थी। अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न राज्यों के लिए भू राजस्व का मूल्यांकन 20 से 40 वर्षों के लिए कर दिया जाता था। तो इस तरह की जो चीज़ें थी उस टाइम के अंदर जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित की गई, और यहाँ जो कृषक थे उनका अत्यधिक शोषण किया जाता था, और इसी शोषण के कारण जो कृषकों के अंदर एक जो भूमि अधिकार था वो समाप्त हो गया। इसके कारण उनका जो इंटरेस्ट कृषिगत गतिविधियों के अंदर उतना इन्वेस्टमेंट वो नहीं करते थे, जिसके कारण जो हमारी जो कृषि व्यवस्था थी उसका एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण से नकारात्मक प्रभाव देखने को पड़ा। जो रैयतवाड़ी की जो बात करते हैं, ये जो व्यवस्था थी इसको सबसे पहले ब्रिटिश टाइम पीरियड के अंदर थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है, इसका फादर। और 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 माइल जिले में पहली बार जो कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई। इसके अंतर्गत एक बात यह थी कि भूस्वामी स्वयं सरकार को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी था। तो यहाँ एक अच्छी बात यह थी कि कहीं न कहीं जो कृषक था उसको एक मालिकाना हक था। लेकिन यहाँ पर भी जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी या तात्कालिक जो सरकार थी, अगर उनको अगर भू राजस्व की प्राप्ति प्रॉपर नहीं हो पाती थी तो वो कृषक से उसके जो भूस्वामित्व का जो अधिकार था उसको छीन सकते थे। इस तरह की स्थिति वहाँ बनी हुई थी। इसलिए कृषकों को ये कहना कि उनका अधिकार पूर्णतः सुरक्षित थे, ये गलत होगा। ये प्रथा सबसे पहले मद्रास में 1872 में लागू की गई। फिर क्योंकि ये हिंदू परंपरा की उपज थी जो बम्बई और मध्य भारत में पूर्व में ही प्रचलित थी रैयतवाड़ी, उसी को ही इन्होंने अडॉप्ट किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का लगभग 51% यानी भारत के दृष्टिकोण से तात्कालिक समय के अंदर जो भू राजस्व की व्यवस्था कह लें या भूमि के संदर्भ में जो राजस्व व्यवस्था थी उसके अंदर रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो भारत के लगभग आधे भाग के ऊपर प्रचलित थी। 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी। बेसिकली ये इसकी जो दर थी वो 1/3 निश्चित की गई। रैयत जब तक सरकार के नियमित रूप से भू राजस्व देता था तब तक वह भूमि का स्वामी होता था, और जैसे ही उसके द्वारा भू राजस्व में कमी हो जाती थी या वो देने में सक्षम नहीं होता था तो उसका जो भूस्वामित्व का जो अधिकार है वो सरकार के द्वारा छीन लिया जाता था। इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी तत्कालिक समय के अंदर हमें देखने को मिलती है। महालवाड़ी की हम बात करें तो महाल का मतलब ही गांव होता है, और इस व्यवस्था का मतलब ये होता है कि गांव के मुखिया सरकार से लगान वसूली के संदर्भ में एक समझौता करता था। एक मुखिया बना दिया जाता था पूरे गांव के संदर्भ में, और वो मुखिया जो ब्रिटिश सरकार थी उसके बीच एक समझौता होता था, और उसी समझौता जो होता था उसी व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कहा गया। तो कहीं न कहीं यहाँ जो मुखिया वाली जो कॉन्सेप्ट लेके आई, जो गांव को रिप्रेजेंट करता था, तो वो सरकार और जो ग्रामीण जो लोग थे उसके अंदर एक मध्यस्थता का काम करता था। और कहीं न कहीं ये लोग भी कृषकों के अधिकारों का संरक्षण नहीं करते थे बल्कि वो उसके शोषण का काम ही करते थे। ये जो महालवाड़ी जो व्यवस्था थी इसको सर्वप्रथम जो भारत के अंदर लाने वाले जो व्यक्ति थे वो हॉल्ड मैकेंजी थे। महालवाड़ी प्रथा के अंदर गांव की सारी जमीन गांव के समुदाय की होती थी, पूरी कम्युनिटी की मानते थे। जिस तरह से लगान सदस्य जो होते थे सारे वो लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे। सर्वप्रथम इस प्रणाली को आगरा, फिर अवध, बाद में पंजाब, वर्तमान में जो पंजाब भारत न केवल भारत और जो वर्तमान में पाकिस्तान में है वहाँ इसको व्यवस्था को लागू किया गया।
और भू राजस्व को समुदाय के सदस्यों में बांट दिया जाता था, बांटने की अनुमति होती थी। ये बेसिकली जो व्यवस्था थी मुस्लिम परंपरा थी, जो पंजाब में देखने को मिलती थी। इस तरह की जो व्यवस्था, भू राजस्व का गांव का जो लंबरदार या जिसको हमने वहाँ का मुखिया बनाया जाता था, जिसको लंबरदार या तालुकदार के नाम से करते थे, वो इसमें से एक कमीशन 3 से 5% कमीशन लेता था। ये कमीशन की जो प्रवृत्ति थी, ये महालवाड़ी जो व्यवस्था के अंदर भी जो लंबरदार या तालुकदार होता था, वो कहीं न कहीं जो ग्रामीण जो लोग होते थे, जो समुदाय के जो सदस्य होते थे गांव के, उनके शोषण की प्रवृत्ति इनमें देखने को मिलती थी। तो आज हमने इन ब्रिटिश टाइम की जो हमारी जो राजस्व व्यवस्था थी, जो रेवेन्यू की जो कृषिगत रेवेन्यू के दृष्टिकोण से जो व्यवस्था थी, उसका हमने अध्ययन किया। बाद में किस तरह से इन व्यवस्थाओं में हमने सुधार किए इंडिपेंडेंस के बाद, उन सब विषयों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।